हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उन्नति। सो आज हम इस वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 3 देखने वाले हैं। आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा, पार्ट 2 देख लिया होगा, अब पार्ट हम 3 देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि हम लोगों के सारे न्यूट्रिएंट्स तो कंप्लीट हो गए हैं, बट हम तब भी आगे की वीडियो में हम कुछ और भी पढ़ेंगे। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स और पढ़ेंगे। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट वो है बैलेंस्ड डाइट। अब ये बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, अब हम सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए ये पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले हम। We now have a fairly good knowledge about the different nutrients required by our body. Therefore, our menu should be designed in such a way that our body gets all these nutrients in the right amount. When all the nutrients are present in our food in the right amount, then it is known as balanced diet. A balanced diet helps in the proper growth of our body and protects us from various disease. तो आई थिंक आप लोग को ये मैंने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आई थिंक मुझे आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा क्या है। तभी मैं बताती हूँ। We now have a fairly good knowledge about the different nutrients required by our body. हम लोग को पता चल गया कि हमारी बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उसकी हमें नॉलेज हो चुकी है। Therefore, our menu should be designed in such way that our body gets all these nutrients in the right amount. तो अब हमारी बॉडी को एक ऐसा डाइट प्लान, ऐसा एक मेन्यू डिजाइन करना पड़ेगा ताकि हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में मिल सके। When all the nutrients are present in our food in the right amount, then it is known as balanced diet. अब बैलेंस डाइट होता क्या है? जब सारे न्यूट्रिएंट हमारे फूड में बिल्कुल राइट अमाउंट में होते हैं, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। मतलब जैसे अगर हम प्रोटीन है, तो अगर फैट ज्यादा हो गया, प्रोटीन कम, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गया, फैट कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गया, और विटामिन कम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट अमाउंट पे बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल इक्वल हमें सारे न्यूट्रिएंट उस फूड आइटम में होंगे, तभी हमें हमारा बैलेंस डाइट वो कहलाएगा। और बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग देख रहे हो कैसे जरूरी है। बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सारे न्यूट्रिएंट राइट अमाउंट पे एक जैसे बैलेंस चाहिए होते हैं। तो अब है हमारा अ बैलेंस डाइट हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीज। बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ में और हमें प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है और हमें वेरियस डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए, बैलेंस डाइट जो होता है उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और उससे हम वेरियस डिजीज से बच सकते हैं। तो इतना हो गया हमारा कि मतलब बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट होता है कि सारे न्यूट्रिएंट बिल्कुल राइट अमाउंट में हमें मिलना, और बैलेंस डाइट हमारी बॉडी की ग्रोथ में और हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ ये है हमारा, द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स इन अ डाइट डिपेंड ऑन द पर्सन्स एज एंड द काइंड ऑफ वर्क वन डज। और चिल्ड्रन, growing children requires those nutrients that help in building the body. People who do more physical labor require those nutrients that would provide more energy. Children like you also require energy giving food. अब ये पैराग्राफ देखिए क्या कह रहा है कि the nutrient requirements in a diet depend on the person's age and the kind of work one does. अब ये है कि न्यूट्रिएंट जो हमें मिलते हैं वो पर्सन एज और वो पर्सन क्या काम करता है, क्या वर्क है उसका, उसको देख के हमें वो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा, मतलब कोई बहुत ज्यादा मतलब बड़ा पर्सन है तो उसको छोटे का न्यूट्रिएंट मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। सबके लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, जो ओल्ड एज हैं उनको क्या
मतलब जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, पीपल होते हैं, क्या उनको ग्रोइंग के लिए, बिल्डिंग इन बॉडी मतलब ग्रो करने के लिए कि न्यूट्रिएंट की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि अब वो ग्रो थोड़ी करेंगे, अब तो वो जितने हैं उतने ही रहेंगे ना, ग्रो थोड़ी ना करेंगे वो, तो उनको उसकी जरूरत नहीं है। तो मतलब उसकी एज और उसकी वर्क को भी देख के कि कौन क्या कैसा वर्क करता है, उसको भी देख के हमने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हियर अ ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर दोज न्यूट्रिएंट दैट हेल्प इन बिल्डिंग द बॉडी। जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है 18 ईयर्स के तक, वो उनको वो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है जो उनकी बॉडी को बिल्ड करे, जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करे। People who do more physical labor require those nutrients that would provide more energy. जो पीपल जो लेबर होते हैं, जो ज्यादा काम करते हैं, जो ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे लेबर जो पीपल होते हैं, उनको उन न्यूट्रिएंट की जरूरत है जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो उनको एनर्जी देता है। चिल्ड्रन लाइक यू ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी गिविंग फूड। जैसे आप लोग के जैसे जो चिल्ड्रन है 6th-7th में, उनको भी एनर्जी गिविंग फूड की जरूरत होती है, और हाँ, उनको बिल्डिंग बॉडी की भी जरूरत होती है। तो ये होता है हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट सिंपल है कि बैलेंस डाइट वो होता है, हमें सारे न्यूट्रिएंट राइट अमाउंट पे मिलने चाहिए, और रिक्वायरमेंट उसे कैसे होनी चाहिए, पर्सन एज और वो क्या वर्क करता है उसको देख के हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगला पॉइंट है हमारा डेफिशिएंसी डिजीज। अब मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं तो उससे हमें बीमारियां भी हो सकती हैं, और क्या बीमारी हो सकती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अब ये डेफिशिएंसी डिजीज उसी के बारे में है। तो चलिए अब हम डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। When our diet is not balanced, can you guess what happens? Well, it gives rise to deficiency disease. Disease that occur due to the lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. Lack of knowledge and wrong eating habits are responsible for such disease. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. Including the deficient nutrient in the diet helps cure disease. The table lists some of the nutrients, the source of these nutrients, disease caused by the deficiency of these nutrients, and the symptoms for these diseases. ठीक है। तो when our diet is not balanced, can you guess what happens? जब हमारी डाइट बैलेंस डाइट नहीं होती है, हमारी डाइट जब बैलेंस नहीं होती है, हमें राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है? वेल, इट गिव्स राइज टू डेफिशिएंसी डिजीज। उससे हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। अब डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? डिजीज दैट ऑक्यूर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। अब इसका आंसर हो जाएगा, जैसे व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीज, तो हो जाएगा डिजीज दैट ऑक्यूर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब जो डिजीज की लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से ऑक्योर होती हैं, उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। मतलब अगर हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, जैसे प्रोटीन नहीं मिल रहा, या फिर कार्बोहाइड्रेट, या फिर कुछ ज्यादा मिल रहा है, वो कम मिल रहा है कोई न्यूट्रिएंट, तो उससे हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। लैक ऑफ नॉलेज एंड रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डिजीज। अगर हमें मतलब लैक ऑफ हमारी ईटिंग हैबिट्स अगर हमारी सही नहीं होंगी तो उससे हमें डिजीज हो सकती है। मतलब हमें अगर बैलेंस डाइट की नॉलेज नहीं है और रॉन्ग ईटिंग हैबिट है हमारी, तो उससे हमें डिजीज हो सकती है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। सारी डेफिशिएंसी डिजीज
अगर हम बैलेंस डाइट बनाएं, अपने बैलेंस करें अपनी डाइट को, तो उससे वो डिजीज रुक सकती हैं। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अगर हम डेफिशिएंसी डिजीज रोकना चाहते हैं तो हमें अपनी बैलेंस डाइट बनानी पड़ेगी। सारे न्यूट्रिएंट हमें राइट अमाउंट में राइट अमाउंट होना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स का खाने पड़ेंगे। इंक्लूडिंग द डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट इन द डाइट हेल्प्स क्यूरिंग डिजीज। मतलब इंक्लूडिंग द डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट इन द डाइट हेल्प्स इन क्यूरिंग डिजीज। इसमें वही है कि इंक्लूडिंग द डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट, मतलब डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट अगर हमें मिलेगा तो वो हमारी डाइट में हेल्प करेगा कि हमें डिजीज ना हो। द टेबल लिस्ट सम ऑफ द न्यूट्रिएंट, द सोर्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट एंड द सिम्पटम्स ऑफ फॉर दीज डिजीज। तो अब मैं आप लोग को एक टेबल दिखाऊंगी जिसमें ये बता रखा होगा कि कौन से न्यूट्रिएंट के क्या क्या सोर्स होते हैं। अब उन न्यूट्रिएंट अगर नहीं मिलेंगे, हमें उनका लैक होगा, तो उससे हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं और उन डिजीज से हमारी बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारी बॉडी को क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक और चीज है हमारी, वो है मैल न्यूट्रिशन। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज मैल न्यूट्रिशन। तो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। अ पुअर कंडीशन ऑफ हेल्थ caused by a lack of food or the lack of the right type of nutrition in the diet is known as malnutrition. Malnourished children fall sick very fast, that is prone to illness. अब malnutrition क्या होते हैं? Poor condition of health caused by a lack of the food, the lack of right type of nutrition in the diet is known as malnutrition. अभी पूरा ही आंसर हो सकता है, अगर आपको मतलब मैंने क्वेश्चन के ऊपर ही लिख दिया आंसर भी, तो यही पूरा आंसर हो सकता है क्वेश्चन हुआ अगर आपका कोई इसमें। पुअर कंडीशन, जब हमें लैक ऑफ फूड, खाना अच्छे से नहीं मिल पाता है, या फिर लैक ऑफ राइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हमें राइट टाइप के न्यूट्रिशन का लैक होता है, हमें सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, कम ज्यादा मिलता है, फिर मिलता ही नहीं है, तो उसको हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो उससे जो हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ता है उसको हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है मैल न्यूट्रिशन की। अगर हमें लैक ऑफ फूड या फिर लैक ऑफ राइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो उसको हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। मैल न्यूट्रिश्ड चिल्ड्रन फॉल सिक वेरी फास्ट, दैट इज प्रोन टू इलनेस। जो मैल न्यूट्रिश्ड चिल्ड्रन होते हैं, मतलब जिनको राइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, लैक ऑफ फूड होते हैं, उनको मैल न्यूट्रिश्ड चिल्ड्रन कहते हैं, मैल न्यूट्रिश्ड पीपल कहते हैं। वो जो पीपल होते हैं वो बहुत जल्दी इल पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो ये होता है मैल न्यूट्रिशन। जिनको मैल न्यूट्रिशन के जो शिकार होते हैं उनको बहुत जल्दी वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये होता है मैल न्यूट्रिशन। और डेफिशिएंसी डिजीज भी हमें पता चल गया क्या होता है, मैल न्यूट्रिशन पता चल गया। अब अभी मैंने डेफिशिएंसी डिजीज में आपसे बोला था टेबल मैं आपको दिखाऊंगी, अब वो टेबल मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारी टेबल। इस टेबल में बता रखा है, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स है कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी। उनके सोर्स लिखे हैं कि किन चीजों में ये होता है, ये न्यूट्रिएंट होते हैं। फिर इसमें लिखा है डेफिशिएंसी डिजीज, अगर हमें इनका लैक होता है, हमें ये नहीं मिलते हैं अच्छे से, तो इनसे हमें क्या डिजीज हो सकती हैं और उन डिजीज से हमारी बॉडी को क्या फर्क पड़ेगा, हमारी बॉडी में क्या हो सकता है। तो ये है इसमें, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला न्यूट्रिएंट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्स होते हैं मिल्क, एग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कैल्शियम मिल्क में होता है, एग में होता है, फ्रूट और वेजिटेबल में होता है। डेफिशिएंसी डिजीज, बोन एंड टूथ डिके एंड डेफोर्मिटी, मतलब इसका नाम है बोन एंड टूथ डिके एंड डेफोर्मिटी। इससे क्या होता है, हमारी जो बोन्स और जो टीथ होते हैं, बोन्स और टीथ वो वीक हो जाते हैं।
बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं बोन्स और टीथ। अगर हमें कैल्शियम की हमें कमी हो जाती है तो ओके। अगला न्यूट्रिशन हमारा आयरन। आयरन के सोर्स होते हैं स्पेनिश एप्पल और लीवर। उससे हमें एनीमिया हो सकता है, डिजीज का नाम है एनीमिया। उससे हमें वीकनेस हो सकती है। देखिए एनीमिया से क्या होता है, वीकनेस में क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है, ज्यादा ब्लड जो होता है हमारा उसका लॉस होता है हमें बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा लॉस होता है ब्लड का अगर हमें आयरन की कमी होती है तो। आयोडीन, आयोडीन के सोर्स होते हैं फिश, आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड स्पेनिश। तो ये सारे होते हैं किसके, आयोडीन के सोर्स। इन सब में आयोडीन होता है, फिश में, आयोडाइज्ड सॉल्ट में एंड स्पेनिश में। उससे हमें हो सकती है गोइट्रे डेफिशिएंसी डिजीज का हमारा नाम है गोइट्रे। उससे हमारे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड्स बिकम स्वॉलन। इससे जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्वॉलन। मतलब कैसे हो जाते हैं, जो हमारी जो नेक होती है उसका जो थायराइड ग्लैंड्स होता है, जो बीच की जो हड्डी होती है हमारी, वो क्या होती है, मतलब सूज जाती है, स्वॉलन हो जाती है, सूज जाती है। तो उससे अगर हमें आयोडीन की कमी होती है तो उससे जो हमें गोइट्रे की बीमारी हो सकती है, डिजीज हो सकती है, और उससे जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स है वो सूज सकते हैं, मतलब स्वॉलन हो सकते हैं। नेक की जो बीच में जो हमारी जो हड्डी होती है वो सूज जाती है पूरी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब गला। उसके बाद है विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्स होते हैं कैरेट, पपाया, मैंगो एंड मिल्क। उससे हमें हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, पुअर विजन इन डार्कनेस। डार्कनेस में पुअर विजन, डार्कनेस में कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है डार्कनेस में। मतलब कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें डार्कनेस में कुछ नहीं दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, कुछ दिखता ही नहीं उसमें कुछ दिखता ही नहीं है डार्कनेस में। अगर हम कैरेट नहीं हमें मिलता, पपाया, मैंगो, ऐसे हमें हो सकता है, मतलब हमें कुछ दिखता ही नहीं है उससे। रात में, दिन में दिखता है बट रात में नहीं दिखता, मुझे रात में नहीं दिखता, दिन में क्या थोड़ा थोड़ा ही तो दिखेगा। विटामिन बी1, विटामिन बी1 के सोर्स होते हैं लीवर एंड पल्सेस। उससे हमें डिफिशियंसी डिजीज होती है बेरी बेरी नाम है डिजीज का। उससे हमारे जो उससे हमें क्या हो सकता है, वीक मसल्स, लॉस ऑफ एनर्जी। उससे जो हमारी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और हमारी जो एनर्जी होती है उसका लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, हमारी मसल्स भी वीक हो जाती हैं। किसकी कमी से, विटामिन बी1 की कमी से। विटामिन सी, उसके सोर्स होते हैं आंवला, ऑरेंजेस, लेमन एंड ग्रेप्स। तो इसके सोर्स है, और हमें उससे डिजीज हो सकती है स्कर्वी। उससे हमें क्या हो सकता है, वाउंड्स डू नॉट हील फास्ट, ब्लीडिंग कम्स। हमारे जो घाव होते हैं, वाउंड्स, घाव जो होते हैं वो जल्दी भरते नहीं है, जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं वो। हील फास्ट मतलब जल्दी भरते ही नहीं है हमारे घाव। और ब्लीडिंग गम्स में ब्लीडिंग होती है। अगला है हमारा विटामिन डी। उसके सोर्स होते हैं सनलाइट, मिल्क, फिश एंड एग्स। उससे डिजीज हमें हो सकती है रिकेट्स, और रिकेट से हमें हो सकता है वीक एंड क्रुक्ड बोन्स। हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक और क्रुक्ड हो जाती हैं। तो ये है हमारे सम डेफिशिएंसी डिजीज एंड देयर सिम्पोर्ट्स। तो ये है, मतलब हमें कौन से न्यूट्रिएंट से क्या क्या सोर्स होते हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। अगली चीज आती है हमारी मिड डे मील स्कीम। ये भी हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड में ही है। तो चलिए अब पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो ये है, द मिड डे मील स्कीम इज अ स्कूल मील प्रोग्राम of the government of India designed to improve the nutrition status of school age children nationwide. The program supplies free lunches on working days for children in primary and upper primary classes in government aided local body education guarantee scheme and alternate innovate
innovate education centers, madrasa and maktabs supported under Sarv Shiksha Abhiyan and National Child Labour Project school run by the Ministry of Labour, serving 12 crore children in over 1 crore 26 lakh 5,000 school and education Godney scheme centers. It is the largest such program in the world. Midday meal scheme. What is midday meal scheme? मिड डे मील स्कीम क्या होता है? मिड डे मील स्कीम जो है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ने डिजाइन की है। क्यों? ताकि जो स्कूल एज के चिल्ड्रन है उनको वो लंच सप्लाई करा सके, ताकि उनको राइट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मिले। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बैलेंस डाइट होगी तभी हमें राइट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ये राइट अमाउंट में मिलेंगे, और अगर नहीं मिले तो हमें उनसे डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। तो इन्हीं डिजीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बनाया है मिड डे मील स्कीम। लंच मतलब लंच सप्लाई करते हैं, फ्री लंच, ताकि स्कूल एज के जो चिल्ड्रन है प्राइमरी और अपर प्राइमरी के, उनको राइट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मिल सके और उनको जल्दी बीमार ना पड़े, उनको कोई डेफिशिएंसी डिजीज ना हो। तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए है। और लोकल बॉडी एजुकेशन गॉडनी स्कीम एंड अल्टरनेट इनोवेशन एजुकेशन सेंटर, मदरसा एंड मकतब सपोर्टेड अंडर सर्व शिक्षा अभियान। मतलब मदरसा और मकतब जो मॉडर्न लोगों का होता है, जो मदरसा होता है वो जो बड़े होते हैं, जो अपर प्राइमरी के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए होता है, और मकतब होता है जो प्राइमरी के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए मकतब, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए मदरसा। एक मतलब उनको पढ़ाने के लिए एक जगह बनाई गई है मॉडर्न लोगों का। तो उनको सर्व शिक्षा अभियान को सपोर्ट करते हैं वो। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कूल रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो ये नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को स्कूल रन करवाया गया है। और सर्विंग, अब ये देखिए कितने चिल्ड्रन और कितने स्कूल को ये स्कीम में है। ये मतलब 12 करोड़ चिल्ड्रन ये मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम में ज्वाइन हैं। कितने? ओवर 1 करोड़ 26 लाख 5,000 से ऊपर स्कूलों में 12 करोड़ बच्चे चिल्ड्रन इस मिड डे मील स्कीम में ज्वाइन हैं। सोचिए कितने बच्चे ज्वाइन है इसमें। गॉडनी स्कीम सेंटर इन इट द लार्जेस्ट सर्च प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा सर्च प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड में, मिड डे मील स्कीम। तो ये पैराग्राफ तो हो गया हमारा कि मिड डे मील स्कीम क्या होता है और क्या है, मतलब कितने पीपल हैं, मतलब कितने बच्चे हैं इसमें। अगला पैराग्राफ भी हमारे पास एक, इस पैराग्राफ को अब हम पढ़ते हैं। अंडर आर्टिकल 24 पैराग्राफ 2C4 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द राइट चाइल्ड to which India is party, India is committed to providing adequate nutrients food for children. The program entered the planning stages in 2001 and was implemented in 2004. The program has undergone many changes and amendments since its launch. इसमें क्या है कि जो इस right of to which India is a party, इसके लिए इंडिया की पार्टी है। इंडिया हैज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग, इंडिया ने क्या किया, एक प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स फूड, चिल्ड्रन के लिए एक एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स फूड प्रोवाइड किया। इंडिया एक पार्टी ने एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स फूड प्रोवाइड किया। ये जो प्रोग्राम है वो कब एंटर्ड हुआ? 2001 में, और मतलब इम्प्लीमेंटेड हुआ वो 2004 में। द प्रोग्राम हैज अंडरगोन मैनी चेंजेस। इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए, मतलब इम्प्लीमेंट मतलब कि 2001 से 2004 तक ये प्रोग्राम अच्छे से हुआ, मतलब ये प्रोग्राम अच्छे से बनाया गया, प्रोग्राम बना अच्छे से। तो इस प्रोग्राम हैज अंडरगोन, इस प्रोग्राम में बहुत सारे चेंजेस हुए। जब ये लॉन्च हुआ तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, बहुत चेंजेस हुए। तो ये था हमारा मिड डे मील स्कीम।
मिड डे मील स्कीम भी हो गया है हमारा। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, कुछ फिगर्स। ये फिगर्स भी इम्पोर्टेंट है, तो ये सम फिगर्स। तो चलिए इन फिगर्स को देखते हैं। ये है मिड डे मील स्कीम एक्सपेंडिचर। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं इस फिगर को, इसे क्या बता रखा है 2007 से 2008, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर 2013 से 2014 तक। इसमें क्या है देखिए, जो मिड डे मील स्कीम थी 2007 से लेकर 2008 तक, उसमें इतना काम हुआ, इतने बच्चे और इतना ज्यादा हुआ उसमें 5835 तक। 5835 तक उसमें बच्चे थे उसमें 2007 से 2008 तक। फिर 2008 से 2009 तक 6540। फिर 2010 और 2009 से 2010 तक इतना। फिर 2010 से 2011 तक इतना। फिर 2011 से 2012 तक इतना। 2012 से 2013 तक इतना बड़ा। फिर 2013 से 2014 तक इतना बड़ा। 13,215 तक पहुंच गया ये 2013 में, आगे नहीं है मेरे पास। तो इतना मिड डे मील स्कीम के एक्सपेंडिचर्स रहे 2007 से लेकर 2014 तक का है ये। अगला जो हमारा फिगर है वो है ये। इसमें हाँ है कि मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेशन अक्रॉस इंडिया। मिड डे मील स्कीम का जो इम्प्लीमेशन है, मतलब मिड डे मील स्कीम कहाँ कहाँ कितनी कितनी फैली हुई है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक ये मिला हुआ है, नो इम्प्लीमेशन, पार्टिकल इम्प्लीमेशन, फुल इम्प्लीमेशन, टोकन इम्प्लीमेशन और रिसेंट डेटा नॉट अवेलेबल। तो इसमें ये इंडिया का मैप भी बना हुआ है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसमें क्या है। ये आप देख रहे हैं रेड कलर, रेड कलर में नो इम्प्लीमेशन, मतलब रेड कलर के जो ये झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और ये जो है और यहाँ पर रेड कलर में, ये रेड कलर जितने भी स्टेट्स में हो रखा है, मतलब जितने भी में हो रखा है, उन सब में कोई इम्प्लीमेशन ही नहीं है, उन सब में मिड डे मील है ही नहीं। बट उत्तर प्रदेश में है, बट पता नहीं इसमें क्यों कर रखा है कि ये रेड कलर कर रखा है कि है इसमें, बट उत्तर प्रदेश में है। आई थिंक उत्तर प्रदेश में है, बट पता नहीं कि उसमें नो इम्प्लीमेशन कर रखा है, बट उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है येलो कलर में पार्टिकल इम्प्लीमेशन। रेड में था कि उसमें कोई है ही नहीं, मतलब मिड डे मील उसमें अप्लाई नहीं है। और येलो कलर में ये जो है डार्क येलो में, उसमें उड़ीसा, महाराष्ट्र, यहाँ पर उत्तरांचल और यहाँ पर तीन ही आई थिंक और नहीं। ओके, तो इनमें क्या है, इनमें पार्टिकल इम्प्लीमेशन है, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा। फिर है ये फुल इम्प्लीमेशन का, इस पे ये स्काई ब्लू टाइप का कलर हो रखा है। वो है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और ये पता नहीं क्या है, और उसके बाद ये है सिक्किम और त्रिपुरा। यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान। इसमें मतलब इसमें जिसमें ब्लू कलर होता है, स्काई ब्लू, उसमें क्या है, उनमें फुल इम्प्लीमेशन है, उनमें पूरा है, उनमें कुछ नहीं है कि थोड़ा थोड़ा अगर है ही नहीं, उनमें पूरा है, पूरा मिड डे मील उसमें अप्लाई हो रखा है, पूरा है उसमें मिड डे मील, पूरा अप्लाई है उसमें, अच्छे से होता है मतलब मिड डे मील। फिर है टोकन इम्प्लीमेशन, ये पता नहीं कौन सा कलर है, व्हाइट टाइप का है लग रहा है। तो इनमें टोकन इम्प्लीमेशन है, मतलब थोड़ा थोड़ा। पार्टिकल इम्प्लीमेशन थोड़ा थोड़ा मतलब कभी कभी हो जाता है इसमें। पार्टिकल इम्प्लीमेशन मतलब थोड़ा थोड़ा, लेकिन टोकन इम्प्लीमेशन कभी कभी हो जाता है, कभी कभी, जैसे कभी कभी हो जाए, कभी कभी इसे लंच मिल जाए, फ्री लंच, कभी कभी। तो ये है व्हाइट कलर में, ये है वेस्ट बंगाल और यहाँ पर पंजाब में भी है। तो ये इन सब में है थोड़ा मतलब कभी कभी हो जाने वाला। फिर है ये पर्पल कलर में, रिसेंट डेटा नॉट अवेलेबल, मतलब इन लोगों के पास पर्पल कलर में जितने भी कर रखे हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और यहाँ पर ये गोवा में छोटा सा गोवा दिख रहा है इसमें, और यहाँ पर मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो इनका इन लोग के पास इसका डेटा नहीं है, मतलब इनको पता नहीं है कितना है, बट होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा, बट इन लोग के पास डेटा नहीं है। अगर
अगर इसमें नहीं होता तो इसमें नो इम्प्लीमेशन पे आता वो रेड कलर में, लेकिन इन लोग का डेटा नहीं है, मतलब इसमें है बट पता नहीं कितना है इन लोग को। तो इतना ये है, मतलब किसमें कितना कितना ये मिड डे मील स्कीम फैला हुआ है। अगला हमारा है ये फिगर। अब यह चाइल्ड देख रहे हैं हम, ये चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी। ये जो चाइल्ड है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से गुजर रहा है, इसको प्रोटीन राइट अमाउंट में नहीं मिला, राइट टाइप का न्यूट्रिएंट इसको प्रोटीन का नहीं मिला, इसे चाइल्ड ऐसे सफरिंग कर रहा है प्रोटीन के लैक से। देख रहे हैं आप इसकी बॉडी कितनी पतली है और उसका जो स्टमक है वो इतना ज्यादा मोटा है। तो मतलब चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी, जो चाइल्ड है उसको प्रोटीन नहीं मिला है। उसके बाद है ये वाला चाइल्ड, इसको विटामिन की डेफिशिएंसी है, इसको विटामिन का लैक है, इसको विटामिन नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं इसकी आईज कितनी ज्यादा येलो है और कैसा मतलब कैसा हो रखा है चाइल्ड। तो इसको क्या है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन नहीं मिला इसको अच्छे से। तो ये था हमारा चैप्टर। लेकिन अभी ये भी तो खत्म नहीं हुई है, अभी एक और चीज है इसमें है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला पेज जब हमने इसका देखा था, उससे पहले पेज नहीं, पहले में ही एक चीज 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे? इज इट राइट टू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे? व्हाई डू सम पीपल फॉल इल फ्रीक्वेंटली? मैंने बोला था कि इनके आंसर्स मैं आपको जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इनके आंसर्स। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे? अब भाई इतने आसान क्वेश्चन है, अब तो आप लोग को पूरा ही चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग को खुद ही पता चल गया होगा इनके आंसर्स कि आप क्या रोज एक काइंड के फूड खाते हैं? नहीं। तो इसका आंसर होगा नो, वी डोंट ईट सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे। नहीं, हम एक काइंड ऑफ फूड नहीं खाते रोज रोज, हम रोज रोटी सब्जी थोड़ा ना खाते हैं। इज इट राइट टू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे? क्या ये सही है कि हम रोज रोज एक ही काइंड का फूड खाएं? तो इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट राइट टू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे, बिकॉज इफ वी ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे वी कैन फॉल इल वेरी फास्ट। हम बहुत जल्दी बीमार हो सकते हैं अगर हम रोज रोज सेम काइंड ऑफ फूड खाएंगे। वाई डू सम पीपल फॉल इल फ्रीक्वेंटली? बहुत सारे पीपल जल्दी बीमार क्यों हो जाते हैं? तो इसका आंसर होगा some people fall ill frequently because they do not have the balanced diet and हो सकता है कि उनके पास बैलेंस डाइट सही से नहीं बनी होगी, उनके पास डेफिशिएंसी डिजीज हो रखी होगी उनको, तो इसीलिए वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। पीपल fall ill frequently because they do not have a good balanced diet and they have deficiency disease। तो अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं और अब हमें ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी को कितने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। और अब हमने इसके बारे में पढ़ा कि क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, विटामिन क्या होता है, मिनरल क्या होता है। ये भी पढ़ा कि अगर हमें चेक करना है कि स्टार्च हमें चेक करना है तो हम स्टार्च कैसे चेक करेंगे किसी फूड आइटम में, प्रोटीन चेक करना है वो कैसे करेंगे, फैट चेक करना है वो कैसे करेंगे। और हमने ये भी पढ़ा कि हमने फाइबर ऑफ वाटर के बारे में भी पढ़ा। फाइबर ऑफ वाटर कितना ज्यादा जरूरी होता है, फाइबर भी बैलेंस डाइट में काउंट होता है, वरना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहेगा। और वाटर भी उसी में, वाटर भी बैलेंस डाइट में काउंट होता है। अब तो वैसे हम वाटर के बिना रह ही नहीं सकते। और उसके बाद हमने पढ़ा, एक एक्टिविटी हम देखी थी हमने कि उसमें हम वाटर को कैसे चेक करें किसी फूड आइटम में वाटर है या नहीं। आई थिंक आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा होगा। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने पढ़ा बैलेंस डाइट। ये हमने पढ़ा ये रहा बैलेंस डाइट हमने पढ़ा। फिर हमने डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ा, मेल न्यूट्रिशन पढ़ा, और फिर डिजीज हमने की सम डेफिशिएंसी डिजीज एंड देयर सिम्पटम्स। फिर हमने मिड डे मील स्कीम के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ फिगर देखे उस चैप्टर से रिलेटेड। और आई होप कि अब आप लोग को ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा।
और आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी इसका। तो आप लोग को पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय गाइज।